बिहार ये यूट्यूब चैनल है। अभी तक हम लोगों ने ऑफलाइन के हिसाब से बहुत सारी सेवाएं दी है बच्चों को, बहुत सारे परिणाम दिए हैं। लेकिन अब आप सबों को सुविधा के लिए, आपके घर बैठे तैयारी के लिए, अब हम सब आपके और सुविधा के लिए अब लाइव है। साथियों, आज आपके साथ हैं हम, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसको न केवल क्लास 12th में बल्कि जीवन के हर कंपटीशन एग्जाम में और अपने भी दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। इस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम लोग इस कंटेंट को देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12th के 8 सब्जेक्ट का अंतिम चैप्टर है। तो एक्चुअली इसकी पढ़ाई तो हो चुकी है पहले से आप सबों को, लेकिन फिर भी रिवीजन की तरह हम इस चैप्टर को देखेंगे और साथ ही साथ जितनी गहराई तक हो आपको जानकारी देंगे। चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। संविधान के निर्माण में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जो संविधान निर्माता थे हमारे, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है, संविधान निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आई है, किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ और हमारे संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे। तो आइए इन सब बातों पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की जो पहली मांग रखी गई थी वह सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही रखी गई थी। और चूंकि उन्होंने अनौपचारिक रूप से इसकी मांग की थी तो उस पर कोई ज़्यादा जोर दिया नहीं गया और यह मांग खारिज रही। बाद में 1922 में महात्मा गांधी ने भी संविधान निर्माण की मांग रखी। 1934 ईस्वी में एम.एन. राय के द्वारा इसकी मांग रखी गई। लेकिन अंतोगत सबसे जो अंतिम मांग रखी गई है वो 1938 ईस्वी में रखी गई है संविधान निर्माण के लिए। इससे पहले भी 1928 में भी हम लोग देख रहे हैं, नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग रखी गई थी कि हमारे देश का एक लिखित संविधान हो। अंग्रेज इस पर तैयार थे नहीं संविधान बनाने को लेकर, हमारी संविधान अपने देश का एक मूल संविधान हो इसके लेकर कोई भी बात नहीं रखी गई थी। लेकिन पहली बार 1942 ईस्वी में हमारे देश में क्रिप्स मिशन आया था और इसकी विफलता के बाद अंग्रेजों को शायद ऐसा लग गया कि अब भारतीय मानेंगे नहीं, और पहली बार हमारे संविधान में संविधान सभा की मांग को 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा मानी गई। अब ये कैबिनेट मिशन से ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे है। लेकिन उससे पहले थोड़ा संविधान के बारे में चर्चा कर ले कि संविधान आखिर क्या होता है। तो संविधान एक ऐसा मूलभूत कानून है जिसका पालन करने के लिए नागरिक और सरकार दोनों ही बाध्य होते हैं। अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां संविधान लागू है, बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहां पर अभी संविधान लागू नहीं है। तो संविधान की बात करें अगर हम, तो मूल रूप से संविधान के दो प्रकार है। एक तो लिखित संविधान और दूसरे जो लिखित संविधान नहीं है जिसको हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। अभी दोनों में मूल अंतर क्या है जरा समझेंगे हम लोग। लिखित संविधान में जो भी कानून होते हैं वो लिखित होते हैं, इनके नियम मानने के लिए सरकार और नागरिक दोनों ही बाध्य होते हैं। जबकि जो अलिखित संविधान होते हैं इनमें जो कानून होते हैं वो परंपरागत होते हैं, रीति रिवाज के आधार पर चलते हैं। अब लिखित संविधान वाला देश हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संवैधानिक देश अपना ही देश भारत। जबकि जो अलिखित संवैधानिक देश है इसमें हम लोग अगर बात करें तो सऊदी अरब है, ब्रिटेन है, ये सब देशों में अभी भी अलिखित संविधान चल रही। बात बाकी आइए अब डायरेक्ट बिना विलंब किए हम लोग संविधान की बातों पर चले। तो बात की जाए अपने संविधान की, तो अपना जो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात की गई, उस सबसे पहले उसकी मंजूरी कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई। अब कैबिनेट मिशन क्या है जरा हम इसको समझेंगे। तो आपको याद है पिछले भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ाया था कि सन 1946 ईस्वी में फरवरी माह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि हम 30 मई 1948 ईस्वी तक भारत को आज़ाद कर देंगे।
लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही भारत में जिसके कारण हमको आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही मिली। उससे पहले भारत में रूपरेखा को देखने के लिए प्रधानमंत्री एटली ने एक टीम भेजी जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। यह कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 ईस्वी में आया था। हम आप सभी जानते हैं कि इसके 3 सदस्य थे। अभी 3 सदस्य में तीनों सदस्य थे कौन? तो ये पहला नाम जिनका आता है वो थे एबी अलेक्जेंडर। जो दूसरे नाम हैं उनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और जो तीसरे नाम हैं, ये अगर हम बात कर ले तो इनका नाम था पैथिक लॉरेंस। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। तो हम सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इन लोगों ने पहली बार यह बात को स्वीकृति दी कि भारत के लिए अलग संविधान सभा बनेगी। और यही हम देखते हैं कि 1946 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की बात कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई। लेकिन हुआ क्या कि इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनके लिए निर्वाचन की बात कही गई, उनके लिए चुनाव हों। और चुनाव की शर्त क्या थी कि प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर हम एक सदस्य को चुनेंगे। और इसको लेकर के जुलाई से अगस्त माह 1946 में चुनाव भी हुए। ये डेट मैं साफ साफ लिख दूं आप लोगों के लिए, जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा को लेकर चुनाव हुए। चुनाव कितनी सीटों पर की गई, सबसे पहले बात यही आती। तो हम जो चाहेंगे अभी अगर आपको बताएं, पास कीजिए, तो संविधान सभा की कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 389 तय की। अब ये 389 सदस्य में, चूंकि मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यहाँ एक और सवाल बनता है कि एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और हम जो देख रहे हैं सर पैथिक लॉरेंस या फिर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये तीनों जो सदस्य थे ये अपने देश के संसदीय क्षेत्र में कुछ विशेष पद धारण किए हुए थे। इन कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनकर आए थे उनका नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था। साथ ही साथ स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हम देख रहे हैं यह व्यापार मंत्री थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एबी अलेक्जेंडर थे यह नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 ईस्वी को इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया कि भारत की संविधान सभा जो होगी उसके लिए सदस्य निर्वाचित होंगे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 हो। अब बात था क्या 389 के 389 सभी सदस्य हमारे चुने जाएंगे, इनका इलेक्शन होगा? तो ये बात है कि बिल्कुल नहीं, इनका चुनाव नहीं होगा। इनमें से कुछ ऐसे सदस्य हैं इनमें से कुछ ऐसे सदस्य हैं जो डायरेक्ट मनोनीत होंगे और कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका चुनाव होगा। ऐसे कितने सदस्य हैं जिनका चुनाव किया जाएगा? तो अगर हम बात करें तो ये उस समय भारत में ऐसी कंडीशन थी कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे रियासत थे जिन पर अभी भी राजा का शासन था और ऐसे क्षेत्रों की संख्या 93 थी। दूसरी बात करें कि कितने सीटों पर चुनाव, तो ये ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो सीट थी उन सीटों की संख्या कुल 292 थी और 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब कुल मिलाकर सदस्य की बात करें अगर हम तो 4 और 3 7 2 9 389, ये 292 प्लस कमिश्नरी के 4 सीट 296 सीटों पर चुनाव होने। चुनाव हुए भी, जुलाई अगस्त में चुनाव हुए
नवंबर आते आते इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में ये हुआ कि ज्यादातर जो सीट थी जिस पर चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। 208 सीट ऐसे रहे जहां डायरेक्ट कांग्रेस चुनाव जीत गई। लगभग 85% सीट कांग्रेस के हाथ गई। 73 सीट ऐसे भी थे जहां मुस्लिम लीग ने चुनाव जीता, लेकिन इन 73 सीट केवल वैसे ही सीट थे जहां पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन लागू थे। संविधान सभा के सदस्य हमारे चुन लिए गए और इसके बाद अब हमारे संविधान की जो पहली बैठक बुलाई गई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई। अब यहां से बहुत जरूरी बात, संविधान का निर्माण शुरू होता है। अब क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई, तो आंसर क्या है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी इतनी खास क्यों है, तो ये इसलिए खास है कि हम जो पढ़ते हैं हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका निर्वाचन इसी दिन हुआ था। अब निर्वाचन हुआ कैसे, सवाल ये है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये पूरे संविधान सभा में लगभग बुजुर्ग व्यक्ति थे और जब संविधान सभा की बैठक हुई तो लोगों ने ये सोचा कि हम लोग बैठक में बैठे हैं लेकिन किसकी अध्यक्षता में बातचीत करेंगे। तो इसमें जेबी कृपलानी के, अगर हम बात करें जेबी कृपलानी के आग्रह पर सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अध्यक्ष चुन लिया गया और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की बुलाई गई। कहां बुलाई गई, तो इसका जवाब है जो वर्तमान लोकसभा हॉल है उसका पुराना नाम सेंट्रल हॉल था और उसी में हमारी संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। मुस्लिम लीग एक ऐसा पार्टी था जिसने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। किसी तरह यह पहला दिन का बैठक सफल रहा और इसके ठीक अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक ठीक 2 दिन बाद बुलाई गई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। हमारी संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई और इसमें ही पहली बार हम लोगों ने यह बात की कि जब कभी भी सभा बैठेगी तो हम कब तक अध्यक्ष चुनते रहेंगे। तो हम लोगों ने बात किया कि एक अस्थाई अध्यक्ष को चुन लेते हैं जो डायरेक्ट आएंगे, हमारी सभाएं शुरू होगी, वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और हमारी संविधान की सभाएं आगे बढ़ेगी कार्यक्रम। और इसी को लेकर हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हम लोगों कहने का अर्थ है कि हमारी संविधान सभा के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थाई अध्यक्ष चुना और ये इसके बाद कंटिन्यू हो गया। लेकिन फिर बात आई कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अस्थाई अध्यक्ष चुन लिए गए, लेकिन तब क्या होगा जब डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे किसी काम से व्यस्त हो, अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वो नहीं आए, तो फिर क्या हम अध्यक्ष चुनेंगे। तो लोगों ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए इसी बैठक में एक व्यक्ति जिनका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी को HC मुखर्जी को हम लोगों ने उपाध्यक्ष चुना। अब ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष है जिनको संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पहले भी नाम सुना है, BN राव। इनको हम लोगों ने संविधान सभा का सलाहकार चुना, कारण ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कई मुकदमा को देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये जज रह चुके हैं और यही कारण है कि हम लोगों ने इनको सलाहकार चुना। ये दूसरी बैठक भी संपन्न रही, शांतिपूर्ण रही और संविधान सभा की तीसरी बैठक फिर एक दिन बीच करके यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की जो संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई गई, इसमें पहली बार नेहरू यानी कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि हम लोग जो संविधान निर्माण करने चले हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है, और इसी को लेकर इन्होंने सबसे पहले जो बात कही इस उद्देश्य को। अच्छा, एक और डेट है, संविधान प्रस्ताव कब जारी किया गया है, तो ये 22 जनवरी 1947, ध्यान रखना है, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही जारी किया गया।
लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया है तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। और इसमें नेहरू ने हमारे देश को एक संप्रभु गणराज्य कहा। अब बात ये थी, कई लोगों ने इसका खंडन भी किया है कि भाई लोकतंत्र क्यों नहीं, तो लोकतंत्र इसलिए नहीं क्योंकि नेहरू का कहना था कि जिस शब्द में गणराज्य लग गया उसका मतलब साफ है कि उसके जो राष्ट्रप्रधान होंगे वो जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे, और इसलिए उन्होंने भारत को एक संप्रभु गणराज्य देश कहा है अपने उद्देश्य प्रस्ताव। और ये लेकर के 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक भी संपन्न रही। ये देखते देखते इससे पहले ही जब चुनाव हुए थे, जब इसकी रिजल्ट आई थी तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी, ये डेट भी बिल्कुल ख्याल रखना है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा जो चुन के आए थे, इसी में से हम लोगों ने अपने सरकार के लिए अंतरिम सरकार की गठन कर ली। और अंतरिम सरकार के गठन में मुस्लिम लीग भी शामिल था, जिसने हम देखे हैं कि पहले हमारे संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार भी किया। अब ये मीटिंग इधर से कंटिन्यू रही, पूरे दिसंबर माह मीटिंग चली। उसके बाद हमारे संविधान निर्माता लग गए पूरी तरह संविधान के निर्माण में। और फिर अगर हम बात करें कि आगे क्या हुआ, तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इस तरीके से यह बैठक कंटिन्यू चलती रही। और इसमें 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारी संविधान सभा की बैठक पूरी तरह कंप्लीट हुई। इस दौरान हमारे संविधान निर्माताओं ने 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक कुल 11 सत्र बुलाए गए। इनमें उन लोगों ने कुल 165 बैठकें की। अब 11 सत्र 165 बैठक, ये समय कितना लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुल अगर 9 दिसंबर से आप जोड़ेंगे 1946 से 26 नवंबर तक आएंगे तो ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय टोटल लगा। ये हमारे संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। अब बात आती है कि संविधान तो तैयार हो गया, लेकिन अगर एनसीईआरटी के बुक हम पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट लिखा है कि संविधान निर्माण में कुछ व्यक्ति जो रहे, वैसे तो इसको सदस्य 389 रहे। बीच में हम लोगों ने देखा कि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो गया, और इसके अलग होने के बाद कुछ सदस्य उधर चले गए। 389 सदस्यों में से हमारे पास कितने बचे तो 299 जो सदस्य बचे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 389 सदस्यों में से महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, तो हम सब जानते हैं कि इनमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो इनमें 299 सदस्यों में से भी हमारे एनसीईआरटी कहते हैं कि कुछ ऐसे सदस्य, योगदान तो सभी का, लेकिन 6 ऐसे सदस्य हैं जिनका विशेष योगदान है। और इन 6 सदस्यों में कौन कौन से सदस्य हैं जिनका विशेष योगदान रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में पहले सदस्य का नाम जो एनसीईआरटी कहता है वह नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो दूसरे नाम है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो तीसरे नाम है वो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये लीजिए 3 नाम। और जो चौथे नाम आते हैं तो मैं आपको बताते चलूं कि इनमें कुल 6 नामों की चर्चा की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा हम लोगों ने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर अगला नाम हम ले तो इसमें नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नाम। अगला जो नाम है वो है के.एम. कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, इनको शॉर्ट में हम लोग बुलाते हैं। ये 5 नाम हैं। और इसके अलावा एक और नाम है, अगर हम बात करें कि अगला नाम किनका है, तो ये व्यक्ति थे, अगला नाम है, उनका नाम है बल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सॉरी इनका नाम मैं भूल गया था, बल्लादी नहीं है, ये के मुंशी थे और इनका नाम बल्लादी नहीं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 नाम है। अब 6 नाम इन्हीं लोगों का इंपोर्टेंट नाम क्यों है, तो इसमें भी कुछ ऐसे कार्य है जो विशेष इन लोगों के द्वारा किए गए, और इन लोगों को द्वारा किए जाने के कारण एनसीईआरटी हाईलाइट करके बोला है कि हमारे संविधान निर्माण में इन 6 व्यक्ति का विशेष योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगर हम बात करें तो जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, तो इसमें भी कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पद धारण इन लोगों ने किया था, अलग अलग पद दिए गए थे। इसमें अलग अलग पद के रूप में किस व्यक्ति ने किस पद को संभाला है, तो अगर बात करें हम पहले नाम, तो हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं कि हमारे जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, जो अंतरिम सरकार में थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा, सभी व्यक्ति जानते हैं कि अंतरिम सरकार के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे कानून मंत्री थे वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा उस समय हमारे पास राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव हमारे पास बाद में है। तो इन लोगों को मदद से हम लोगों को संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और हमारी संविधान पूरी तरह बन के तैयार हो गई। अब बात आती है कि जो हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया, तो इसमें कितने सत्र हुए, तो कुल 11 सत्र बुलाए गए। इसमें बैठक कितनी हुई, तो 165 बैठक शामिल रहे। संविधान बनाने वाले व्यक्ति का हम नाम देखे हैं। अब संविधान निर्माण में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हुई, जरा उस पर हम लोग देख लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने के क्रम में जो संविधान निर्माण में बाधाएं आई, तो वो सबसे जो पहली बाधाएं थी, वो बाधाएं थी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर। एक व्यक्ति हैं जिनका चुनाव मद्रास क्षेत्र से हुआ था, इनका नाम है बी बहादुर। इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो कमजोर वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग, इनके कहने का आशय यह है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इनको लेकर के जो अंग्रेजों ने अपना प्रिफिक्सन फिक्स की थी कि इनको हम अलग से पृथक निर्वाचन देंगे, वो एकदम सही था। इनके लिए पृथक निर्वाचन होना जरूरी है। और ये अल्पसंख्यक के लिए पृथक निर्वाचन की जब बात किए, तो एक व्यक्ति है आर.बी. धुलेकर, जो संविधान सभा के सदस्य हैं। ये उसी समय उठ खड़े हुए और इन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों को पृथक निर्वाचन देने की घोर आलोचना की। इनका कहना था कि अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक वो नहीं है जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक वो है जो हमारे समाज में आज भी पिछड़े हुए हैं। क्या दलित हमारा अल्पसंख्यक नहीं है? क्या हमारा जो अन्य वर्ग के लोग हैं, सिख हैं, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? अब ये अल्पसंख्यक क्यों हैं? तो इनका कहना था कि अल्पसंख्यक वर्ग वो नहीं है जो कि संख्या में पीछे है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े है, हमारा दलित समुदाय, ये अल्पसंख्यक।
कारण ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनका समाज आज भी उतना पीछे है कि इनको कोई भी व्यक्ति अपने से ऊपर होने देना नहीं चाहता। और इसलिए हम पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे। पृथक निर्वाचन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य ने हमारे राज्य को तोड़ा है। हमारे देश में कई ऐसे षड्यंत्र रचे उसने जिससे हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका जोरदार खंडन किया। उन्होंने बताया कि पृथक निर्वाचन का जहर जो ब्रिटिश सरकार हमारे देश में घुली है, उसका परिणाम भारत आज भी झेल रहा है। गोविंद वल्लभ पंत ये अगले व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन न केवल राष्ट्र के लिए हानिकारक है बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी हानिकारक है। और इन सब को लेकर के पृथक निर्वाचन की बात की इतनी कड़ी आलोचना की गई कि इसका बात समाप्त हो गया। गांधी जी भी हम जानते हैं कि पृथक निर्वाचन के घोर आलोचक रहे हैं और इन लोगों को वजह से यह बात समाप्त हो गई। अल्पसंख्यक की जगह हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान लाया। दूसरी बात थी कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा कौन सा होगा, तो इसको लेकर भी कई मतभेद रहे। ये जो धुलेकर साहब है, अभी हम लोगों ने तुरंत सुना, इनका जो पूरा नाम है आरबी धुलेकर। इन्होंने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। अब जैसे ही हिंदी की बात आई तो जो दक्षिण भारत के लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि उस समय देश की स्थिति ऐसी नहीं थी, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर इंग्लिश जानते थे, उत्तर भारत के लोग हिंदी जानते थे, तो उन लोगों ने इसके विरोध करना शुरू कर दिया। और आरबी धुलेकर के इस बात का खंडन किया गया कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा होगी तो हमारे जो भी एग्जामिनेशन होंगे, जो भी परीक्षा होंगे, वो सब के सब बंद कर दीजिए।